हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा, एक तो अनाउंसमेंट करा है सेंटर ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, तो ये डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पी डिस्कस करेंगे, इंडिया चाइना रशिया जो ट्राइंगल जो रिलेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम न्यूज में रहा है वो डिस्कस करेंगे। S-400 डिस्कस करेंगे, ये एडिटोरियल से ही रिलेटेड है इंडिया चाइना रशिया के। पीएम केयर CSR न्यूज में है, ये डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस में जो इलेक्शंस हुए हैं उसे रिजेक्ट करा है, तो ये डिस्कस करेंगे। और अरब कंट्रीज में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया है, तो वो डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में CBI हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है, जिसमें एक तो न्यूज है हमारे पास हार्ले डेविडसन में एग्जिट इंडिया। देखिए, हार्ले डेविडसन यूएस की मोटरसाइकिल कंपनी है, ठीक है, यूएस की कंपनी है। और अगर हम पिछले साल की सेल देखें तो हार्ले डेविडसन के एनालिसिस के हिसाब से पिछले साल की सेल इंडिया में काफी कम रही है हार्ले डेविडसन की, तो ओवरऑल इतना फायदा नहीं रहा है इंडिया में इस समय हार्ले डेविडसन को। और कोविड-19 की वजह से आगे फिलहाल फ्यूचर ब्लीक दिखता है कुछ 1-2 सालों में हार्ले डेविडसन को, तो हार्ले डेविडसन हो सकता है इंडिया से एग्जिट कर जाए। तो ये एक न्यूज है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हार्ले डेविडसन यूएस की कंपनी है और हो सकता है वो, क्योंकि उसकी सेल काफी डाउन रही है। कोविड-19 से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय भी सेल डाउन रही है, और कोविड-19 के बाद तो और भी लॉसेस में होगा हार्ले डेविडसन इंडिया में, ठीक है। एक तो ये न्यूज में है। उसके अलावा गवर्नमेंट टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा कि एक सिंगल एग्जाम होगा इंडिया में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए एक सिंगल एग्जाम होगा। फिलहाल ये क्या करेगा, इंडिया के जो, जैसे अगर हम देखें बड़े जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जिस तरीके से होता है, रेलवे के लिए एक अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एक अलग एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप C और ग्रुप D पोस्ट के लिए। उसके अलावा IBPS के थ्रू बैंकिंग में, PO में, ऑफिसर्स में और क्लरिकल में सिलेक्शन होता है, ठीक है। SBI अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो फिलहाल ये क्या करेगा, एक कॉमन एग्जाम बनाएगा, चाहे वो बैंकिंग IBPS जो बैंकिंग एग्जाम करवाता है IBPS का एग्जाम हो, या SSC का एग्जाम हो, या रेलवे। फिलहाल इन तीनों के लिए कॉमन एग्जाम करवाएगा, ठीक है। अब क्या IBPS या SSC एग्जाम कराएंगे या रेलवे अपना एग्जाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, होगा क्या, देखिए, एक कॉमन जो एग्जाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, पहले वो सभी स्टूडेंट्स को देना होगा और साल में 2 बार होगा, ठीक है। उसका कुछ स्कोर कार्ड मिलेगा, वो स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा आपका। अब उन 3 साल में फिर SSC की जो वैकेंसीज आएंगी, हमें अपना स्कोर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने करवाया है वो स्कोर वहां पर बताना है, या बैंक IBPS के एग्जाम में आगे बताना है, फिर वो फर्दर एग्जाम लेंगे। तो बेसिकली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगा, ये जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बाहर कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या है, एक क्षण के लोग आएंगे कि भाई इनका स्कोर इतना इतना है, और फिर IBPS या SSC लाखों लोगों का फिर एग्जाम नहीं करवाएगा। जिनका जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में स्कोर सही होगा, ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, उन्हीं का वो एग्जाम फर्दर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे। तो SSC अपना एग्जाम करवाता रहेगा, IBPS भी अपना एग्जाम करवाता रहेगा, रेलवे भी अपना एग्जाम करवाता रहेगा, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का एग्जाम देना होगा। उसका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा, फिर SSC में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेंटर ने प्लान करा है, अराउंड 1500 करोड़ अलॉट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए। ये सेम वैसे ही है जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये एक तरीके का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे कि टीचर्स की एजुकेशन के लिए या टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए भी सेंटर ने ये अनाउंस करा था पहले। सेम उसी लाइन में ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये न्यूज में रहा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये कंडक्ट करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। और 3 साल तक स्कोर वैलिड होगा, 3 इयर्स तक। और ये वाला एग्जाम देने के बाद ही SSC में अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो अपना अलग से एग्जाम कराएंगे, एक तरीके से Tier 2, मतलब बेसिकली जैसे SSC या बैंकिंग में प्री और मेंस होता था, तो प्री एग्जाम एक तरीके से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगा। अब मेंस एग्जाम ही केवल SSC या IBPS या रेलवे करवाएगा, मेंस एग्जाम अलग से, मतलब SSC का भी एग्जाम देना है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का भी एग्जाम देना है।
और कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही वैलिड माना जाएगा। साल में 2 बार तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का एग्जाम होगा, तो बेस्ट स्कोर ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो एनआरए विल इनिशियली कंडक्ट सीईटी फॉर 3 सेक्टर, इनिशियली केवल 3 के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आईबीपीएस के लिए। और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग एग्जाम करवाएगा, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें 10th ही रिक्वायरमेंट होती है। कोई जॉब्स जैसे ग्रुप डी की जॉब्स होती है 10th ही रिक्वायरमेंट है, कोई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें 12th रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 10th लेवल के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, 12th लेवल के लिए अलग और ग्रेजुएशन के लिए अलग। ठीक है, तो ये एक न्यूज में रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारा एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, साल में 2 बार, 12 लैंग्वेजेस में होगा इंडिया में। ठीक है, तो कॉमन करिकुलम होगा, सबके लिए एक ही टाइप का एग्जाम होगा पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये सब बोला है। डीओपीटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसका कहना है कि 1.25 लाख वैकेंसीज होती हैं हर साल ग्रुप बी या ग्रुप सी की, नॉन गेस्टेड ऑफिसर, और 2.5 करोड़ लोग हम लगभग अप्लाई करते हैं। तो 1.25 लाख वैकेंसीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं हर साल, और 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। आप ये सोचिए, 2.5 करोड़ लोग हर 200 में, लगभग अगर हम देखें तो हर 200 में एक का सिलेक्शन होता है, हर 200 कैंडिडेट में। ठीक है, तो कंपटीशन काफी टफ है। और फिर होता क्या, मल्टीपल सिलेक्शंस की वजह से बहुत सारी पोस्ट वैकेंट भी रह जाती हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका वो अगर 5 एग्जाम दे रहा है तो 5 में उसका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन तो उसने एक ही जगह करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका कहीं सिलेक्शन ही नहीं होता, मेरिट में रह जाता है। तो मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में अगर 200 वैकेंसीज हैं और 200 में का जैसे फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो उन 200 में से कुछ ऐसे होंगे जिनका कई जगह सिलेक्शन होगा। फाइनल ज्वाइनिंग की बात आती है तो कई बार 200 में से 150 ने ही ज्वाइन करा, 50 ने ज्वाइन नहीं करा, या 150 ने ज्वाइन करा तो उनमें से कई ने बाद में 1-2 साल में रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उनका कहीं और हो गया था सिलेक्शन। तो फिर वैकेंसीज जो है पूरी फुलफिल नहीं हो पाती। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये जो कई जगह सिलेक्शन होता है उसको थोड़ा सा हैंडल किया जाएगा, और बर्डन भी आईबीपीएस के ऊपर, एसएससी के ऊपर बर्डन कम होगा कि वो लाखों लोगों का एग्जाम करवा रहे हैं। क्योंकि अभी स्क्रीनिंग के थ्रू जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, स्क्रीनिंग से स्टूडेंट्स को अलग कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रंट पेज में हमारे पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करा है सीबीआई की प्रोब होगी। सुशांत सिंह की जो डेथ हुई थी, जिसको सुसाइड भी बोला जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर भी है, तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा सुसाइड था या सुसाइड किस वजह से किया, या अगर मर्डर है तो किस वजह से हुआ, क्या मोटिव रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, तो सीबीआई पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा। तो महाराष्ट्र बिहार की सरकार में क्लासेस चल रहे थे एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड या मर्डर है उसके इन्वेस्टिगेशन को लेके, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, महाराष्ट्र की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और सुशांत क्योंकि बिहार को बिलोंग करता है तो उसकी फैमिली बिहार में रहती है, तो उसके फादर ने बिहार में एफआईआर लॉन्च करी थी और बिहार की सरकार ने उसे सीबीआई को रेफर कर दिया था। तो महाराष्ट्र की सरकार का कहना यह था कि बिहार में एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती, तो सीबीआई के पास मामला नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिहार में एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, तो सीबीआई के पास मामला चला गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था, काफी न्यूज में भी था, कंट्रोवर्सी में भी था, लगातार इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करा कि सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत की जो भी डेथ हुई है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा, और इस मामले में अगर और कोई भी एफआईआर लॉन्च करनी हो रिलेटेड मामले में तो सीबीआई एफआईआर लॉन्च कर सकता है, हर बार कोर्ट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो न्यूज में रही हैं। उसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव करा है 3 एयरपोर्ट की लीजिंग को लेकर PPP मॉडल में। ठीक है, 50 ईयर्स प्रपोज। PPP मॉडल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखिए होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलके किसी प्रोजेक्ट में काम करती है। एक एग्जांपल लेता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आपने कई बार देखा होगा, एक ब्रिज है, ब्रिज बनाना है, मान लिया प्रपोज्ड है ब्रिज, सरकार के पास पैसा नहीं। ठीक है, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होता है PPP।
सरकार के पास पैसा नहीं है ब्रिज बनाने का, सरकार ने प्राइवेट कंपनी को बोलेगी कि आप ब्रिज बनाइए, और सरकार प्राइवेट कंपनी को ये बोलती है कि हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। प्राइवेट कंपनी बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ब्रिज बना देते, तो प्राइवेट कंपनी अपने पैसों से ब्रिज बना देगी। सरकार ने बोला हम फ्यूचर में भी आपको 1 रुपया नहीं देंगे। तो ऐसा क्या प्राइवेट कंपनी करती है? तो आपका ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं करेगी, उसका तो नुकसान है प्राइवेट कंपनी का। तो मेरा कहना है नुकसान नहीं है प्राइवेट कंपनी का, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वहां पर क्या लेगी? टोल टैक्स। सरकार उन्हें अलाउ करेगी भाई हम तो देंगे नहीं तुम्हें पैसे, लेकिन तुम वहां पर ना अपनी झोपड़ी डाल के बैठ जाओ, टोल टैक्स लेना, जो भी गाड़ियां वहां से जाएंगी। तो प्राइवेट कंपनी वहां पर झोपड़ी डाल के बैठ जाती है, ठीक है, झोपड़ी तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पूरा सेटअप बना के बैठ जाती है, और जो भी गाड़ियां वहां से जाती हैं उनसे टोल टैक्स वसूलती है। और टोल टैक्स वसूलने से जो भी गाड़ियां उस ब्रिज को यूज कर रही हैं, टोल टैक्स से इतनी वसूली हो जाती है 2-3 साल में कि उनका प्राइवेट कंपनी का ब्रिज में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो वसूली हो जाती है। तो सरकार के लिए क्या हुआ? फ्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ठीक है। और किसके पैसे से? पब्लिक, एक तरीके से पब्लिक के पैसे। पब्लिक ने जो टोल टैक्स दिया है ना, उसी पैसे से कंपनी ने ब्रिज बनाया है। लेकिन इनिशियली कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने अपना पैसा लगाया था, बाद में पब्लिक जो भी उस ब्रिज को यूज कर रही थी तो उससे टोल टैक्स से वसूली करी। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, अलग अलग हाईवे बनते हैं, वहां पर टोल ब्रिज हैं, तो प्राइवेट कंपनी ने वो सड़कें बनाई हैं और टोल वहां पर टोल ब्रिज, टोल नाका बनाया हुआ है, और जो भी गाड़ियां यूज करेंगी एक्सप्रेस वे को वो टोल टैक्स पे करेंगी, 100 रुपए का या 200 रुपए का, जो भी गाड़ियां वहां से जा रही होती हैं, तो उससे उनकी वसूली हो जाती है सड़क बनाने की। तो इसे हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और भी एग्जाम्पल है, जैसे गवर्नमेंट के पास एक पुराना सा हॉस्पिटल है, मान लिया बहुत पुरानी बिल्डिंग है, सरकार चाहती है कि नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाए और सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार प्राइवेट कंपनी को बोलेगी कि भाई आप जो है इस जगह पे, ये जमीन हमारी है, इस जगह पे, सिटी के बीच में ही है, इस जगह पे ये जमीन हमारी है, आप यहाँ पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाइए। तो मान लिया वो प्राइवेट कंपनी 10 मंजिला 10 फ्लोर का एक बड़ी बिल्डिंग बना, प्राइवेट कंपनी, सरकारी जमीन थी, सरकार ने बोला 10, और सरकार ने बोला कि 6 फ्लोर तुम्हारे 10 साल तक, 10 ईयर्स तक तुम यूज करो, और 4 फ्लोर हम ही दे दो, 4 फ्लोर में हम सरकारी बिल्डिंग चलाएंगे, बाकी 6 फ्लोर में तुम कुछ भी चलाओ, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी उन 6 फ्लोर में अपना ऑफिस वगैरह खोल सकती है, या वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फोर्टेस वगैरह अलग अलग खोल सकते हैं। बाकी 4 फ्लोर गवर्नमेंट के पास ही आ गए। इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या हुआ? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, गवर्नमेंट का 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, ठीक है। और गवर्नमेंट की नई बिल्डिंग भी, 4 फ्लोर भी मिल गए, वहां पर गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल चलाएगी। अब बिल्कुल नई बिल्डिंग तैयार है, बिल्कुल, पहले बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। प्राइवेट कंपनी को फायदा क्या हुआ? उन्हें 6 फ्लोर मिल गए, 10 साल तक किराया वराया कुछ नहीं देना, प्राइम लोकेशन सिटी के बीच में, वरना सिटी के दूर लोग नहीं आएंगे इलाज कराने के लिए, सिटी के पास होगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये सारा फायदा प्राइवेट कंपनी को भी होता है, गवर्नमेंट को भी कम फायदा होता है, तो इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सेम उसी तरीके से एयरपोर्ट में PPP मोड में, PPP मोड में एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। अब वो वहां पर एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, या जो एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पर उतरेंगे उनसे फ्री चार्ज वगैरह लेंगे, या पैसेंजर के टिकट, मतलब हर चीज में थोड़ा थोड़े चार्जेस होंगे, उससे प्राइवेट कंपनी अपना पैसा वसूल लेगी, और पैसा इनिशियली प्राइवेट कंपनी लगाएगी, फ्यूचर में वो वसूल लेगी। उससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट को अलग से एयरपोर्ट्स के लिए, के डेवलपमेंट के लिए बजट एलोकेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स की बहुत कमी है। तो PPP जो मॉडल है काफी अच्छा मॉडल है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसका मिसयूज भी होता है कई बार, जो पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनको कई बार PPP मोड में ठेका मिल जाता है, उनके फेवरेबल ज्यादा कंडीशंस होंगी, क्योंकि इसमें कंडीशंस को इस तरीके से बनाना होता है कि सरकार को भी फायदा हो, प्राइवेट कंपनी को भी फायदा हो। ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनी को ज्यादा फायदा, सरकार को कम फायदा, ठीक है। फायदा तो होता है, पब्लिक को भी फायदा होता है, लेकिन जैसे अब मैंने बोला कि 10 ईयर्स की लीज में प्राइवेट कंपनी को दिया, तो हो सकता था कि 10 ईयर्स का लीज सफिशिएंट होता, लेकिन कई बार क्या है, पॉलिटिशियन 20 ईयर्स लीज कर देते हैं कि 20 साल, तो प्राइवेट कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो गया 20 साल, जबकि 10 साल में भी प्राइवेट कंपनी मान जाती, उनका प्रॉफिट निकल रहा था। तो ये सारी चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी में रहती हैं PPP मोड में। तो PPP मोड में ही 3 एयरपोर्ट्स को यहाँ पर न्यूज क्या है, कैबिनेट ने अप्रूव करा लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट को लीज में दे देंगे। PPP मॉडल बोलते हैं, 50 ईयर्स के लिए प्रपोज है, 50 साल के लिए प्राइवेट कंपनी को मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी फायदा होगा, और इसे फिर अपोजिशन वाले काफी हल्ला करते हैं कि अरे प्राइवेट कंपनी को दे दिया, सरकार चला नहीं पा रही। वैसे भी हमें पता है कि इंडियन एयरलाइन बहुत लॉसेज में चल रही, ठीक है।
तो ये न्यूज में रहा है। उसके अलावा प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था, कन्विक्टेड डिक्लेयर हुए थे, वो उनकी सजा की सुनवाई 20 अगस्त को आज होनी थी, तो उनका कहना है कि इसको डेफर कर दिया जाए फिलहाल, ठीक है। तो वो आज देखते हैं आज क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। उसके अलावा इजिप्ट की जो मम्मी थी जयपुर के म्यूजियम में, क्योंकि वहां पर बहुत बारिश हुई, फ्लड आ गई, पानी भर गया था, कारें बहने लग गई थी, तो म्यूजियम के अंदर भी पानी घुस गया था। तो कुछ जो अलर्ट स्टाफ है उन्होंने मम्मी को फर्स्ट फ्लोर में लेके गए सेफ जगह पे, तो ये न्यूज में रहा है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, क्विज वगैरह टाइम टू टाइम करवाते हैं, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप बिल्कुल अवेयर रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हमारे क्वेश्चन आईएएस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारा यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं और स्टडी मटेरियल आपको काफी वहां पर मिलने वाला है। बैंक एसएससी का भी सिमिलर टाइप का सभी टाइप के वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल वगैरह अवेलेबल हैं। ओनली क्वांट के भी लेक्चर्स अवेलेबल। ये सारे जो लेक्चर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, 15 to 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस है उनके लेक्चर्स। अच्छा, ये एक एडिटोरियल है, चाइना, रशिया और इंडिया की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए चाइना जो है आपको ये समझना है, रशिया जो है कम्युनिस्ट कंट्री बना था 1917 से 1991 तक कम्युनिस्ट कंट्री रहा। कम्युनिस्ट मतलब सिंगल पार्टी रूल। 1991 के बाद रशिया 15 कंट्रीज में ब्रेक हो गया और फिर वहां पर डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो कम्युनिस्ट कंट्री रहा। चाइना 1949 में कम्युनिस्ट कंट्री बना, तो आइडियोलॉजी और अभी भी प्रेजेंट में भी कम्युनिस्ट है, तो आइडियोलॉजी इनकी सिमिलर रही है, तो ये एक दूसरे के क्लोज ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इनमें ऐसी कोई दुश्मनी नहीं रही है चाइना रशिया के बीच में। अब चाइना रशिया के बीच में जो रिलेशंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ किस तरीके से बनानी है। क्योंकि जैसा अगर हम देखते हैं कि पिछले साल जून 2019 में भी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा था कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और कलीग हैं। तो ये शो करता है कि काफी अच्छे रिलेशंस उन दोनों कंट्री के बीच में हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली बात है कि एक तो देखिए ट्राइंगल था पूरी दुनिया में इकोनॉमी का। अगर हम देखें, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ यूएस। अब देखिए जैसे हम देखें 1945 के बाद जब से वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर रहा, ठीक है, कोल्ड वॉर रहा है। और साथ ही साथ यूएस और चाइना के बीच में इतने खराब रिलेशन नहीं रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में अप्स एंड डाउन बहुत सारे रहे हैं। और रशिया चाइना ज्यादा क्लोज रहे हैं कंपैरेटिवली यूएस के। अब हम देखें अगर, क्योंकि रशिया चाइना जब क्लोज हैं तो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर यूएस की अभी चाइना के साथ तो सब गड़बड़ चल रहा है रिलेशंस, और रशिया के साथ तो पहले ही गड़बड़ चलता रहा है, कोल्ड वॉर रहा है लंबे टाइम। कोल्ड वॉर का मतलब है जब दो कंट्रीज के बीच में गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे को इकोनॉमिकली लॉस, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है, उसे बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। तो यूएस के लिए जरूरी होता है इंडिया के साथ क्लोज होना, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना और रशिया को काउंटर करना है तो यूएस के लिए जरूरी है इंडिया। ऐसे ही इंडिया के लिए जरूरी है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो या तो रशिया को साथ ले, लेकिन रशिया साथ नहीं आ रहा है क्योंकि रशिया को अपना इंटरेस्ट चाइना में भी दिखता है। तो इसलिए यूएस और इंडिया जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिलेशंस, और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनानी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा आपको बारीकी से समझना है, ठीक है। अब रशिया चाइना के रिलेशंस किस तरीके के हैं? रशिया चाहता है कि उसकी एनर्जी की डिपेंडेंस चाइना, क्योंकि चाइना को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रशिया चाहता है एनर्जी की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर रहे। लेकिन चाइना ये चाहता है कि रशिया के पास, क्योंकि नेचुरल गैस के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, और चाइना ये चाहता है कि हम उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि रशिया के कब्जे में, मतलब रशिया के हिसाब से हमें चलना पड़े, क्योंकि अगर एनर्जी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर हो गई, चाइना चाहता है रशिया अपनी जो नेचुरल गैस है वो यूरोप में सप्लाई करे, यूरोप में सप्लाई करता रहे और रिलेशन दोनों के बीच में इंप्रूव ही रहे। चाइना को अभी फिलहाल रशिया के साथ ट्रेड में एडवांटेज है, वहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट रशिया चाइना का सच इतना ज्यादा कुछ नहीं है,
लेकिन चाइना के राइज से रशिया को भी प्रॉब्लम है। रशिया को लगता होगा चाइना का राइज होता है तो कहीं वो दब न जाए, क्योंकि रशिया भी अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बनाने की कोशिश करता है, ग्लोबल पावर स्ट्रॉन्ग। तो हालांकि उनके बीच में ऐसा इतना रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने बेनिफिट तो देखेंगे ही, ठीक है। अब बस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनाए। रशिया के साथ, रशिया हमारा पुराना फ्रेंड रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें हैं जो न्यूज में रही। एक तो नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम जो एक मेन था, ये डबल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि रशिया से जर्मनी को सप्लाई होती है। नॉर्ड स्ट्रीम ये जो पूरा है आपको रेड रेड दिख रहा है, डॉट डॉट, रशिया से जर्मनी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है समुद्र के अंदर, ठीक है। और इससे क्या है, रशिया से गैस बाल्टिक सी, ये पूरा बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी, जर्मनी तक गैस पाइपलाइन पहुंचती है। अब रशिया ने इसकी कैपेसिटी को डबल करने की कोशिश करी है और दो और गैस पाइपलाइन वहां पर बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएस उसके अगेंस्ट है। गैस पाइपलाइन के यूएस सबोटाज कर रहा है, सैंक्शंस भी लग सकते हैं। तो रशिया जो है प्रॉब्लम में पड़ सकता है अपने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट यूरोप को सप्लाई करने को लेकर। तो इसमें एक तो उसकी भी बात कर रहे हैं कि रशिया के रास्ते में जब रोड़ा बन रहा है यूएस, तो रशिया के लिए क्या बनता है? रशिया चाहता है कि चाइना के साथ उसकी रिलेशनशिप हो और चाइना में जो अपनी नेचुरल गैस है वो सप्लाई करे। तो एक तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 न्यूज में रही है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है कहाँ से, बाल्टिक सी में, और कहाँ से, रशिया टू जर्मनी, जर्मनी टू रशिया नहीं, रशिया से जर्मनी, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये इस एडिटोरियल में है। उसके अलावा S-400 की भी बात कर रहे हैं। S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या है समझ लेते हैं। मान लिया कि देखिए ये इंडिया है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मैप बन रहा है तो थोड़ा समझाने के लिए बना। अब पाकिस्तान की टेरेसी मान लिया कि कोई मिसाइल एंटर कर जाती है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर में। और हमारा ये जो सिस्टम होगा, रडार वडार होंगे, जो भी इनकमिंग मिसाइल होगी हमारा रडार सिस्टम उसको ट्रैक कर लेगा और इंडिया से एक मिसाइल निकलेगी, ठीक है, और उस बैलिस्टिक मिसाइल को एनिमी एयर स्पेस में ही गिरा देगी। तो बेसिकली S-400 क्या है, ये किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, ये बेसिकली है कि कोई और मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है तो उसको हवा में ही खत्म कर देना। अब जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत में एक तीर आता था, फिर दूसरा तीर टकराते थे और दोनों तीर खत्म। तो सेम वैसे ही है, एक मिसाइल अगर एनिमी कंट्री से आ रही है तो हमारे यहाँ से भी एक मिसाइल जाएगी और हवा में टकरा के उस एनिमी कंट्री की मिसाइल को हवा में ही, एनिमी एयर स्पेस में ही खत्म कर देगी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया का है, रशिया का, और ये अभी हमने इंडिया ने खरीदा है और ये हमें एयर एंड तक 2020 एयर एंड तक मिल जाएगा रशिया से। और यही S-400 चाइना के पास भी है, रशिया ने चाइना को प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है। हम इसे एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये S-400 है और S-400 की तरह ही यूएस का जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो है THAAD। ये यूएस का सिस्टम है। इसी तरीके से एक एरो सिस्टम है इजराइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इजराइल का। और यूएस ने ये जो THAAD है साउथ कोरिया को सप्लाई किया। यूएस हालांकि कोशिश कर रहा था कि इंडिया THAAD खरीदे, लेकिन इंडिया ने THAAD नहीं खरीदा। और रशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है जिससे हम वेपन्स वगैरह बहुत ज्यादा खरीदते हैं। सबसे ज्यादा मिलिट्री वेपन्स हम रशिया से ही खरीदते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा MiG-29 है और भी बहुत सारे मिलिट्री वेपन है जो हमने रशिया से खरीदे हैं, ठीक है। तो ये THAAD यूएस ने साउथ कोरिया में इंस्टॉल करा है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्थ कोरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए। और नॉर्थ कोरिया किसके क्लोज है, चाइना के क्लोज, ठीक है। चाइना नॉर्थ कोरिया को हेल्प करता है और यूएस साउथ कोरिया को हेल्प करता है। तो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है बॉर्डर में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर में। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है पीएम केयर्स के ऊपर। यहाँ पर ऑथर एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करा है। पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स आपको पता होगा जब कोविड-19 के केसेस जैसे ही इंडिया में इंक्रीज हुए थे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड अनाउंस किया था, ठीक है।
और ये पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें दो न्यूज है, एक तो एडिटोरियल है और एक न्यूज है, ठीक है। तो आपको ये दोनों पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो प्रेजेंट में पीएम केयर फंड से पहले जो था, एक तो पीएम एनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ, 1948 का था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बेसिकली नेचुरल कैलामिटीज के लिए, नेचुरल कैलामिटीज, लाइन आ गई है, नेचुरल कैलामिटीज में यहाँ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पैसा खर्च होता था। जैसे कि कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स आ जाए, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इमरजेंसी नेचुरल कैलामिटी से लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पैसा खर्च करती है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 1948 का बना हुआ है और ये भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इनमें बजटरी एलोकेशंस बेसिकली नहीं होते, ठीक है। और ये दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ये कैग भी इसको ऑडिट नहीं करता। कैग बेसिकली किसको ऑडिट करेगा? जहां पर पैसा बजट से एलोकेट होता है, बजटरी एलोकेशन होता है, तो कैग दोनों को ही ऑडिट नहीं करता। तो पीएम एनआरएफ को भी कैग ऑडिट नहीं करता था, ठीक है। उसके अलावा आपको ये समझना है, एक एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ, जो कि 2005 में बना, 2005 में बना अंडर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005, 2005 का एक कानून पास हुआ था, उसमें बना नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है। इसमें रिस्पांस फंड, डिजास्टर के रिस्पांस के लिए इसमें पैसा खर्च किया जाएगा, मिटिगेशन के लिए, डिजास्टर ना हो या डिजास्टर के इमीडिएट बाद रिलीफ के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये एक अलग एनडीएमए एक्ट पास हुआ था, तो एनडीआरएफ बना था, एसडीआरएफ बना था, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये सब बना था डिजास्टर। उसके अलावा पीएम एनआरएफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कैंसर की वजह से किसी को इलाज नहीं करा पा रहा है गरीब लोग, तो पीएम एनआरएफ से कैंसर के उसमें भी इलाज कराया जाए, ठीक है। अब एनडीआरएफ में बजटरी एलोकेशन होता है, यहाँ पर बजट से पैसा एलोकेट होता है, जबकि पीएम केयर्स और पीएम एनआरएफ में ये केवल डोनेशन के थ्रू पैसा आ रहा है। तो कैग के ऑडिट में क्या आएगा? एनडीआरएफ कैग के ऑडिट में आता है, जबकि पीएमआरएफ पीएम केयर्स नहीं आता। और पीएम एनआरएफ जो है, क्योंकि पुराना फंड है तो इसमें सारी क्लैरिटी है, और पीएम केयर्स क्योंकि नया फंड है तो अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अपोजिशन वाले लगातार गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पीएम केयर्स, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि भाई कैग के ऑडिट में नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हालांकि कांग्रेस का खुद का पीएम एनआरएफ कैग के ऑडिट में नहीं आता, लेकिन वो पीएम केयर्स को लेकर अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने देखा 3000 करोड़ से ज्यादा, जो केवल 5 दिन में, मार्च में जब से अनाउंस हुआ था, तो 31 मार्च तक 5 दिन में 3000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हो गए थे पीएम केयर्स में, ठीक है। किसी ने आरटीआई फाइल की थी पीएम केयर्स को लेकर कि भाई इसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, तो केवल मार्च तक की इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद की अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको भुनाना चाह रही है, उन्हें तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए हर चीज की, तो इसलिए कंट्रोवर्सी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल क्वेरीज रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ पीएम केयर फंड, ठीक है। आरटीआई के दायरे में ये नहीं आता पीएम केयर फंड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहना है पीएम केयर फंड, क्योंकि इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आरटीआई के दायरे में नहीं है। ज्यादा क्लैरिटी आने वाले दिनों में इसमें होगी। और ऑडिट जो होगा, पीएम एनआरएफ में भी एक ऑडिट एजेंसी होती थी, सिंगल बंदा रहता था, ऐसे पीएम केयर्स फंड में भी एक ऑडिट अलग से एजेंसी करेगी, कैग इसका ऑडिट नहीं करेगा। तो ये एक न्यूज में रहा है, और यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और या अलग अलग जो एंटी मोदी जो एक लॉबी है, या एंटी गवर्नमेंट बहुत सारी लॉबी है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और कांग्रेस तो क्रिटिसाइज कर ही रहा है इसको लेकर। उसके अलावा पीएम केयर्स में एक मेमो इंडिकेट कर रहा है, ऐसा पी चिदम्बरम का कहना है कि सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ये आपको पता होना चाहिए। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी कंपनी है, अंडर जो है कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ था, कंपनीज एक्ट,
उससे पहले 1956 का कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013। उसमें ये है कि कोई भी कंपनी है उसे अपने नेट प्रॉफिट का 2% ऑफ नेट प्रॉफिट CSR में खर्च करना है। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कंपनी जो है सोसाइटी से ही पैसा अर्न कर रही है, तो सोसाइटी के लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एक तरीके से सोशल सर्विस कर दी है कंपनीज को, जैसे कि रूरल एरिया में स्कूलों के लिए टॉयलेट वगैरह बनवा दिया, पीने के पानी पंखे लगवा दिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। गंगा को साफ करने में भी अगर पैसा देती है कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वो भी CSR में आएगा। मतलब किसी कंपनी को नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ है तो उसका 2% मतलब 20 करोड़ उन्हें सोशल सर्विस में पैसा खर्च करना ही होगा प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो ये अंडर CSR रूल्स हैं, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो सभी कंपनी, अगर कोई कंपनी PM केयर्स में भी पैसा देती है, मान लो कोई किसी कंपनी ने डोनेशन दी 500 करोड़ PM केयर्स में, तो उसके CSR में ऐड हो जाएगा। तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा उसका 2% जितना भी हो रहा होगा वो PM केयर्स में डोनेट करें, वो CSR में माना जाएगा। तो ये P चिदम्बरम जी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो डोनर्स हैं, क्या चाइनीज फर्म भी थी जिनसे डोनेशन लिए, वो तो सभी जानते हैं कि चाइनीज फर्म ने भी डोनेशन, टिकटॉक ने भी डोनेशन दी थी कोविड-19 जब PM केयर्स फंड बना था। और उसके बाद तो क्योंकि सिचुएशन बदल गई गैल्वन वैली क्रैश के बाद, और उसके बाद मोदी जी ने टिकटॉक या सभी के ऊपर बैन भी लगाया है। तो यहाँ पर एक एलिगेशंस लगा रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए CSR क्या है और PM केयर्स फंड के बारे में। कंटेम्प्ट पावर, ये एडिटोरियल बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को, कि ये जो कंटेम्प्ट पावर है, क्योंकि प्रशांत भूषण जो है वो एंटी मोदी लॉबी में गिने जाते हैं, बहुत ज्यादा एंटी मोदी हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार कोर्ट में प्ली फाइल करते रहते हैं। तो एक लॉबी है जो प्रशांत भूषण के सपोर्ट में रहती है, बहुत बड़ी लॉबी। तो यहाँ पर एक तरीके से कंटेम्प्ट पावर की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का यूज करके जो प्रशांत भूषण को गिल्टी डिक्लेयर किया है, और अब सजा भी, उनकी सजा के बारे में डिस्कशन होना है आज 20 अगस्त को। तो यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि कंटेम्प्ट पावर सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है लोगों के नाम पे, लोगों का बहाना बना, ठीक है, लोगों का जुडिशरी। क्योंकि कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट, अगर हम जुडिशरी के ऊपर उल्टा सीधे आरोप लगाते हैं तो लोगों के मन में जुडिशरी के प्रति कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, लोगों का भरोसा कम होता है, ठीक है। अब मैं बोलूं जज ये करप्ट है, ये सब जज बिका हुआ है, या ऐसे एलिगेशन उल्टे सीधे लगाऊं, तो लोगों को लगेगा पता नहीं शायद ऐसा सच हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब जुडिशरी के ऊपर ही लोगों का भरोसा नहीं होगा तो एनार्की आ सकती है सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि लोगों के नाम पे कंटेम्प्ट लगाना वो एक तरीके से गलत है। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? अपने प्रॉपर वर्डिक्ट देने चाहिए, ठीक है। अपने ऑर्डर और वर्डिक्ट ज्यादा बेटर तरीके से देंगे तो लोगों का भरोसा इंक्रीज होगा। तो ये ऑथर बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट को, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो गलत है, चाहे वो NRC के बारे में हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो, या CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ठीक है, और भी पुराने वर्डिक्ट को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आपको बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पता होना चाहिए, बाकी इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिटोरियल में मिलेगा नहीं। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल फेसबुक के बारे में है। देखिए, आपको ये फैक्ट समझने हैं। फेसबुक एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में लास्ट वीक उन्होंने क्वेश्चन करा था फेसबुक की पॉलिसीज को लेकर। अब उसमें ये न्यूज छपी थी कि फेसबुक की पॉलिसीज जो है इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली है, वो मतलब वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, आपको समझना है फेसबुक क्या है। फेसबुक के पास आपका डेटा है, फेसबुक आपके लिए फ्री है। तो फेसबुक का फायदा क्या है? बेसिकली फेसबुक हमारे लिए फ्री है, हम सबने अकाउंट खोले हैं फेसबुक में। फेसबुक में हम प्रोडक्ट हैं, हम बिक रहे हैं, फेसबुक हमें बेच रहा है, हमारा डेटा बेच रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लिया कि कुछ भी सर्च करते हैं, मान लिया आपने कैमरा सर्च करा गूगल में या कहीं भी, तो आप देखना फेसबुक में ना आपकी टाइमलाइन में कैमरे की ही एडवर्टीजमेंट आते हैं, या आप कंप्यूटर सर्च करो तो आपकी टाइमलाइन में कंप्यूटर के एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो फेसबुक के पास आपका जेंडर भी है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको क्या पसंद है, आप सिटी में रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से ब्रांड शोरूम के पास रहते हैं, आपकी इनकम क्या है, आपकी ट्वीट के हिसाब से पता लग जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी एजुकेशन के हिसाब से उन्हें पता लग जाता है कि इसे क्या पसंद हो,
ठीक है, रूरल एरिया के लोगों को फेसबुक को पता है कि इन्हें क्या पसंद होगा, क्योंकि वहां पर ट्वीट ही इस तरीके के हो रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस करके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टाइमलाइन में कभी भी साड़ियों का एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, आपकी टाइमलाइन साड़ियों का एडवर्टीजमेंट गर्ल्स को आएगा, आपको नहीं आएगा, या बॉयज की जीन्स का एडवर्टीजमेंट गर्ल्स को नहीं आएगा, वो गर्ल्स ही को आएगा, क्योंकि फेसबुक को पता है कि भाई ये जीन्स पर्टिकुलर ये पहनेगी और ये यंग गर्ल्स ही ये वाली साड़ी खरीदने वाली है। जो बूढ़ी औरतें हैं उनको नहीं आएगा, कोई 10 साल की बच्ची है उसको नहीं आएगा साड़ी का एडवर्टीजमेंट। तो मतलब अब गंजे को अगर तेल बेचना है, सिर में बाल उगाने का, तो फेसबुक उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये लोग गंजे हैं, इन्हीं को बेचना है। तो ये सारी चीजें हैं, फेसबुक के पास डेटा होता है हमारा। तो फेसबुक हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके पास डेटा है बहुत सारा, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा भी चलाया जा सकता है। हम रोज सुबह अलग अलग तरीके की न्यूज देख रहे हैं, कभी कांग्रेस के फेवर में, कभी बीजेपी के फेवर में, तो उससे क्या है हमारा सोच इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो इसको पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, यूज करती होंगी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, हालांकि कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी दूध का धुला नहीं है, सभी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। और कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी, वो तो रंगे हाथों पकड़ी गई थी, कांग्रेस के साथ उसके जो थे उसकी डील भी थी फेसबुक के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करने। उसके अलावा पुलिस जो है, ये एक न्यूज है, पुलिस रिक्वायर ओनली टावर डिटेल्स ऑफ कोविड पेशेंट, केरला ने कहा है हाई कोर्ट को। तो ये क्या है न्यूज, इसमें आपको बस इतना समझना है, क्योंकि देखिए जो कोविड-19 पेशेंट हैं वो क्वारंटाइन हो जाते हैं। अब क्वारंटाइन होते हैं तो पुलिस क्या करती है, उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है कि भाई वो कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि ये बंदा कहीं और मूव कर गया, क्वारंटाइन सेंटर से बोला था 14 दिन में तक एक जगह पे रहना, अपने घर में रहना है, और वो शहर में कहीं घूमने चला गया, तो भाई कोरोना के पॉजिटिव के केसेस बढ़ सकते हैं। तो पुलिस केस फाइल करेगी, भाई तुम तो 14 दिन क्वारंटाइन थे, मोबाइल डेटा के हिसाब से, सीडीआर के हिसाब से तुम कहीं और घूम रहे हो। ठीक है, तो किसी ने प्ली फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको बस ये समझना है इसमें, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में प्राइवेसी भी आता है। ठीक है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। ठीक है, अब किसी ने प्ली फाइल करा था कि पुलिस के पास हमारा सारा डेटा होगा, हमने किस किस को कॉल कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी तो छीन रही है पुलिस, हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो केरला की सरकार ने हाई कोर्ट को ये कहा है, केरला में हमें केवल कस्टमर्स का टावर का डिटेल चाहिए। टावर मतलब वो कौन से एरिया में घूम रहा है, उसे क्वारंटाइन करने के लिए बोला था, किसी और एरिया में घूम रहा है। हमें ये नहीं चाहिए कि वो इंडिविजुअल किस किस को फोन कर रहा है, किस किस से फोन में बातें कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन यही था कि भाई ये पुलिस के पास सारी डिटेल आ जाएगी, हम किस किस को फोन कर रहे हैं तो हमारी प्राइवेसी तो चलेगी, पुलिस मिसयूज भी कर सकती है उस डेटा को, हम किस किस को फोन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है कि पुलिस के पास सारा डेटा जाएगा। तो किसी ने PIL फाइल करी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जब हम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं या रीओपन करवाते हैं और हम उसमें कोई पार्टी नहीं है, मेन पार्टी हम नहीं है, अफेक्टेड पार्टी कोई और है या पब्लिक अफेक्टेड पार्टी। ठीक है, तो उसे PIL बोलते हैं। जैसे जॉली LLB में अक्षय कुमार ने क्या करा था, PIL फाइल करी थी, मर्डर का केस था, केस को रीओपन करवाने के लिए। अक्षय कुमार अफेक्टेड पार्टी नहीं थे, लेकिन उन्हें लगता था जस्टिस नहीं मिला है इस केस में, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इग्नोर हुए। तो ये आपको समझना है PIL का मतलब क्या है। उसके अलावा 10,000 CAF पर्सनल टू लीव JNK। CAPF क्या है, बस इसमें इतना समझना है। CAPF क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आर्म्ड पुलिस फोर्स। इनको हम पैरामिलिट्रीज भी बोलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स। CAPF को पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड होता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, CISF का काम क्या है, CISF एयरपोर्ट्स में, शिपपोर्ट में या गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जैसे ONGC हो गया, BHEL हो गया, ठीक है, या और भी रेलवे हो गया, तो वहां पर, या मेट्रो स्टेशन हो गया, CISF के पर्सनल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी देखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये CISF का काम होता है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, ये भी CAPF का पार्ट है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इंडिया और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर,
ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पाक बीएसएफ बना था पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए। आईटीबीपी ये भी सीएपीएफ का पार्ट है या पैरामिलिट्री है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है, आईटीबीपी। उसके अलावा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ कहाँ रहता है? डिस्टर्ब्ड एरिया में। जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया होगा, चाहे नेक्सलिज्म की वजह से हो या टेररिस्ट ऑपरेशंस की वजह से हो, ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया में। अब डिस्टर्ब्ड एरिया जैसे जेएनके है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर सीआरपीएफ वाले रहते हैं, या छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जो नक्सलाइट है वहां पर, ठीक है, इन एरियाज में जहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहां सीआरपीएफ रहता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये बेसिकली इंडिया नेपाल बॉर्डर में ज्यादातर रहते हैं, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ये किसके अंडर आते हैं? द होम मिनिस्ट्री। ये आपको बेसिक सी चीजें, आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप न्यूज भी अच्छे से समझ सकते हैं, पूरा डेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। होम मिनिस्ट्री, ठीक है, जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था तो उस समय जो सीआरपीएफ वगैरह, ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, ये वहां पर मूव करी थी ताकि वहां पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, एज अ सेफ्टी मेजर। अब वहां धीरे धीरे करके फोर्सेस आ रही हैं वापस, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट करा है बेलारूस को। बेलारूस में इलेक्शंस हुए थे और हमें पता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीते थे, ठीक है, इलेक्शंस। तो वहां के प्रेसिडेंट बने थे दोबारा से अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और बेलारूस यूरोप की कंट्री है और वहां पर अपोजिशन वाले सड़कों पे निकल आए थे कि इलेक्शन फ्रॉड तरीके से जीते हैं बेलारूस, और उन्होंने प्रोटेस्ट को क्रश करा था बहुत वायलेंट तरीके से, ठीक है। तो उसको क्रिटिसाइज करा था यूरोप की कंट्रीज ने भी, और यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट करा है बेलारूस पोल को कि इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन करे हैं, ठीक है। तो सैंक्शंस भी लग सके, इसकी सैंक्शंस भी लगाई जा सकती हैं तुम्हारे ऊपर। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है कि हम रेफरेंडम के लिए तैयार हैं, अगर रेफरेंडम हमारे अगेंस्ट आया तो हम पावर हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो ये लगातार न्यूज में आपको बेलारूस की एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए, गूगल सर्च करके देखिए, यूरोप में है बेलारूस। और कौन दोबारा से प्रेसिडेंट बने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो न्यूज में रहता है वो एग्जाम में आता। उसके अलावा इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर बॉम्बिंग करी और हमास को वार्न। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव कहां पर है? पैलेस्टीन एक्टिव है, ठीक है। समझ लेते हैं कहां पर है। देखिए ये इसराइल है, ये आपको दिख रहा होगा, और ये जो वेस्ट बैंक है ये पैलेस्टीन के अंडर आता है, गाजा स्ट्रिप ये पैलेस्टीन के अंडर आता है, और हमास ग्रुप इधर ही एक्टिव है, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, हमास ग्रुप इधर एक्टिव है, ठीक है। तो इसराइल और पैलेस्टीन का बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसराइल ने बहुत सारी टेरिटरी जो है पैलेस्टीन की एक्वायर कर ली है, और इसराइल जो है आपको समझना है, ज्यूज यहाँ पर रहते हैं, यहूदी, नॉन मुस्लिम, और यहाँ पर आसपास सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। जॉर्डन, सीरिया, ये सब, लेबनान, सब मुस्लिम कंट्री। लेबनान अभी हमने डिस्कस भी करा था कुछ दिन पहले कि बेरूत में एक ब्लास्ट हुआ था 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है, तो वो भी न्यूज में रहा था। गोलान हाइट सीरिया के साथ कंट्रोवर्सी के भी कई बार एग्जाम में आया। तो ये मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है इसराइल एक तरीके से, और ये जो मुस्लिम कंट्रीज है सारे के सारे पैलेस्टीन को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। और इसराइल जो है पैलेस्टीन के साथ, क्योंकि वहां पर हमास टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है, तो हमास को वार्निंग दी है इसराइल ने, ठीक है, हमास को वार्निंग दी है इसराइल ने। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है, इसराइल बॉम्ब्स गाजा आफ्टर वार्निंग हमास। तो गाजा में बॉम्बिंग करी है, गाजा ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, ठीक है। तो ये एक न्यूज में लगातार है, ठीक है। उसके अलावा यूएई कनेक्ट्स फर्स्ट अरब न्यूक्लियर प्लांट, तो फर्स्ट अरब न्यूक्लियर प्लांट टू पावर ग्रिड। ये अरब का पहला न्यूक्लियर प्लांट, उसे पावर ग्रिड मतलब जिससे घरों में पावर सप्लाई की जाती है, या जो कमर्शियल लेवल पे पावर सप्लाई की जाती है, तो कनेक्ट कर दिया उन्होंने पावर ग्रिड के साथ। तो ग्रिड से पावर सप्लाई होती है, जैसे इंडिया में भी जो ग्रिड है उसके थ्रू वो हमारे घरों तक पावर सप्लाई होती है या इंडस्ट्री तक पावर सप्लाई होती है। क्योंकि एक तो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ग्रिड के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो उनका जो पहला अरब का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपको समझना है। तो बराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूएई में है। यूएई क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट, 7 एमिरेट्स हैं, आपको ये समझना है, 7 एमिरेट्स हैं, एमिरेट्स, 7 अलग अलग रियासतें हैं एक तरीके की, जो तो 7 अमीरात हैं, वो कंबाइंड होके एक हो गए हैं। तो समझ लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए ये यूएई है,
यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मैप है। सबसे बड़ा जो एमिरेट है वो है अबू धाबी, फिर दुबई, शारजा, फुजारा, अमन, ये अलग अलग, मतलब यहाँ पर अलग अलग हमारे अलग अलग एमिरेट, मतलब अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग देश बोला जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या है, एक एग्रीमेंट के थ्रू सातों के सातों एक हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्योंकि अलग अलग रहेंगे, आपस में लड़ेंगे तो वीक होंगे, बाकी कंट्री से भी थ्रेट हो सकती है अगर अलग अलग रहेंगे। तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन करके ये एक हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो एग्जाम में पहले ये भी आया हुआ है कि कितने एमिरेट्स हैं, तो 7 एमिरेट्स हैं यहाँ पर। अब ये जो हमारा पहला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बारा का, एक तो आपको पता होना चाहिए 5600 मेगावाट का बारा का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये अबू धाबी एमिरेट ऑफ अबू धाबी में। अब ये है इस लोकेशन में, यहाँ पर इस लोकेशन में, ठीक है। अबू धाबी जो सबसे बड़ी एमिरेट है यूएई की, वहां पर ये लोकेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में आज सीबीआई डिस्कस करेंगे। सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पार्लियामेंट में कोई कानून पास नहीं हुआ है। सीबीआई की पावर जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1956 से है, तो सीबीआई की पावर दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से बनती है। सीबीआई मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये 1963 में बना था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 तो दिल्ली की पुलिस काम करती है, लेकिन 1963 में सीबीआई बना था, मेनली करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। धीरे धीरे करके मर्डर के केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करने लगा, और भी जो सीरियस नेचर के क्राइम है सबको इन्वेस्टिगेट करने लगा सीबीआई, ठीक है। सीबीआई आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और किसके अंडर है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। ये वाली जो मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, ठीक है। तो एक तरीके से सीबीआई प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से रिपोर्ट करता है। अब आपको समझना है सीबीआई क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है, तो अगर क्राइम सेंटर लेवल पे होता है तो ही सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा। स्टेट लेवल पे अगर क्राइम होता है, स्टेट लेवल पे मतलब मर्डर होता है, तो फिर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, स्टेट पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी, है ना। सीबीआई के पास तो जाएगा नहीं मामला, या तो स्टेट की पुलिस मतलब स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे कि भाई हम सीबीआई को हैंडओवर कर, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत का केस है, या तो महाराष्ट्र की सरकार लिख के दे हम रिकमेंड कर रहे हैं, हम एनओसी दे रहे हैं कि सीबीआई के पास मामला चला जाए, तभी जाएगा सीबीआई के पास मामला। सीबीआई अपने आप से अपने हाथ में नहीं ले सकता मामला। या फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो ऑर्डर करे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सीबीआई के पास मामला जाएगा, ठीक है। या तो इस तरीके से, या सेंटर गवर्नमेंट ही एक्सेप्शनल केसेस में सीबीआई के पास मामला रेफर कर सकती है, ठीक है। तो 3 तरीके से मामला सीबीआई के पास जा सकता है। वैसे मामला डायरेक्ट सीबीआई के पास ही जाता है, अगर सेंटर से रिलेटेड हो तो सीबीआई के पास डायरेक्ट मामला जा सकता है। लेकिन मामला अगर स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में आता है तो वो मामला स्टेट पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट अगर लिख कर देती है सेंटर को, रिकमेंड करती है सीबीआई इंक्वायरी, तो ही सीबीआई के पास जाएगा, या कोर्ट ऑर्डर करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, सीबीआई के पास जाएगा, या सेंटर अपनी एक्सक्लूसिव पावर्स को यूज करके सीबीआई के पास मामला भेजे। तो 3 तरीके से सीबीआई के पास मामला जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में आज हम इतना ही करते हैं डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट।